अगर किसी को पहली बार इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में तो कैसे करें, कहां पे करें, कब करें? सिल्वर और गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट करने में भी डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए। तो मैं आज आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि सिल्वर गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, शेयर मार्केट में करें या कहीं और? अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। 7 का 10% 0.70 आपका कट गया TDS, इनकम टैक्स कट गया आपका। तो अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू आर नियरली ऑन जीरो। ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कमाना तो सीख लिया लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग का प्रॉपर्टी। क्या बात कर रहे हैं? सबसे वर्स्ट। फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया हमने 5 साल पहले 1 करोड़ का लिया और वो आज 1.5 करोड़ का है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 6.5% के हिसाब से अपना पैसा बढ़ाया। 2% का मैंने रेंटल लिया तो टोटल मेरे को 8.5% रिटर्न मेरे को आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो बाकी सारी और कंटिजेंसी निकाल दूँ कि फ्लैट खाली भी रहेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है, सब चीज़ें हैं, तो ऑन एन एवरेज 7-7.5% 8% के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी में पैसा डालता हूँ। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मानना चाहिए कि 9.99 की CAGR है, लिक्विडिटी है। 1 लाख रुपया सेंसेक्स में डाला होता है और आज तक वो पड़ा होता है मेरे पास गोल्ड की तरह, तो वो मेरा पैसा बना होता है तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख रुपये। वाह, कितना पार्ट हमें, कितना परसेंटेज एक इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए और वो इमरजेंसी फंड कहाँ पर रखना चाहिए जिससे हम तुरंत उसको कैश करा सकें? अगर किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो आप क्या सलाह देंगे? तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। इंडियन कल्चर में हम अपने बच्चों को कमाना तो सिखाते हैं लेकिन बच्चों को पैसे बचाना और कहाँ पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है ये सिखाना भूल जाते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चे नया नया उनका जॉब लगता है, प्लेसमेंट होता है, आजकल तो 20 लाख 25 लाख से पैकेज स्टार्ट होते हैं। अब इतना पैसा आ जाता है तो बच्चों के समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। तो खैर कई बार वो FD बनवा देते हैं, रियल एस्टेट में चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का दौर चेंज होता रहता है? मतलब कि अभी जो एरा चल रहा है 2026 से 2030, इसमें कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं ये केवल एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सोने और चांदी के दाम ऐसे भाग रहे हैं मानो PT उषा भाग रही हो। अभी चांदी 4 लाख हो गई, कल की ही बात है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा। अब इस समय इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना हो तो सोने में करें यानी गोल्ड में करें या सिल्वर में करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर रियल एस्टेट में जाएं या फिर FD बनवा के रख दें, क्योंकि कल को कोई बुरा समय आ गया तो FD हमारी तुरंत भुगतान हो जाता है उसका और हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कई बार ये मिथ रहते हैं कि पैसा हमें एकदम से हम उसको भुना नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपके ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए आज क्योंकि हमारे साथ में हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन शर्मा जी। ये इन्वेस्टमेंट कोच हैं, एक्सपर्ट हैं और पिछले 18 सालों से सिखा रहे हैं कि भैया कहाँ पे पैसा लगाओ। और इनके रिटर्न्स आप जब देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि मेरी जो बात हुई तो मैंने कहा भैया अभी तक कहाँ थे, मुझे मिले नहीं। इस तरह के रिटर्न्स इन्होंने शर्मा जी ने आज मुझे बताए। तो शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो। थैंक यू वेरी मच सर, तिवारी जी इनवाइट करने के लिए। तो विपिन जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा, शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने से अभी भी कुछ ना कुछ शंका रहती है मन में, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। बिल्कुल रहती है सर। क्या हमें रिटर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे? एब्सोल्युटली। और हमेशा जो है आम आदमी जो है FD को एक सेफ साइड मान लेता है। बिल्कुल ठीक है सर। आज मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर किसी को पहली बार इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में तो कैसे करें, कहाँ पे करें, कब करें? तिवारी जी, हम इसको ऐसा समझते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि शेयर मार्केट स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब क्या है शेयर मार्केट का। जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, पहला है शेयर, दूसरा है मार्केट।
इसको अगर हम पूरा डिटेल में जाएं तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसी मार्केट जहां पे शेयर्स की खरीद और बेच होती है। शेयर्स किसके शेयर्स? शेयर्स को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, कि हम कुछ काम करेंगे उसमें मेरा क्या हिस्सा होगा, मेरा कितना पार्ट होगा, मेरा कितना शेयर होगा। तो यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर कौन से हिस्से की बात हो रही है? कोई कंपनी हमने स्टार्ट की होगी, कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया होगा, उस बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा मालिक होंगे, 2 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। तो अगर 2 होंगे तो मान लेते हैं 50-50 का शेयर है जी। 2000 हैं तो सभी का अपना कुछ फ्रैक्शनल शेयर होगा, किसी के पास 0.01% होगा, किसी के पास अपना 5% होगा, किसी के पास 1% होगा। तो हर किसी के पास अपना एक शेयर है। उस शेयर को आज मैंने पैसा डाला, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं कि 5 साल के बाद इस शेयर्स को मैं बेच पाऊं। तो बेचने के 2 तरीके हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार से बात करूं या मैं अपने किसी दोस्त से बात करूं, उसको बोलूं कि बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, इस शेयर्स को अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और उसको मैं समझा पाऊं तो उसको बेच दूं मैं। अगर ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जहां पे जाके मैं शेयर्स को बेच सकता हूं और किसी और कंपनी के शेयर में खरीद सकता हूं, तो इस सुविधा को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट बोलते हैं। अगर शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके बेच भी सकते हो और वहाँ से खरीद भी सकते हो। तो ये तो ब्रॉड हो गया शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है? शेयर मार्केट के अंदर 2 बेसिक एलिमेंट समझने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है सर? आज मैंने और आपने मिलके कंपनी स्टार्ट की, कंपनी हमने 5 लाख रुपए से स्टार्ट की और 2 साल हम लोग कंपनी रन करके उस कंपनी की वैल्यूएशन को 5 लाख से 10 लाख तक ले गए। अब हमें और पैसा चाहिए, बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बड़ा हो रहा है और हमें और पैसा चाहिए बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। तो अब हमारे पास पहला ऑप्शन तो क्या है कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं। अब हम मानते हैं कि बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, एक इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा, मुझे इंटरेस्ट बैंक को सर्व करना पड़ेगा। अब मुझे अगर इंटरेस्ट सर्व नहीं करना तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं अपने शेयर्स को आम पब्लिक को, जनता को ऑफर करूं और उनको बताऊं कि मैं और तिवारी जी मिलके एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके फ्यूचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप कुछ पैसा इस कंपनी के अंदर डालते हैं तो आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये जो हम लोग पहली बार ऑफ़र करते हैं पब्लिक को, इसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। फर्स्ट टाइम हम जनता से रूबरू हुए, किस बात के लिए? कि आप आइए, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और कल को कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगी तो आपके शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे। आईपीओ लेके आ जाती है कंपनी। आईपीओ लेके आ गए जी। अब आईपीओ आ गया, कंपनी का पैसा आ गया कंपनी के पास, मैंने और अपनी कंपनी को जो है और जोर शोर से काम पे डाल दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ग्रो होनी स्टार्ट हो गई। तो हम ऐसा मानते हैं कि आईपीओ के टाइम पे 100 इन्वेस्टर आए थे। अब उनमें से किसी एक इन्वेस्टर को किसी भी रीज़न से पैसा वापसी चाहिए, जो उसने शेयर में पैसा डाला था, कुछ उसको कुछ काम है जिसकी वजह से वो क्या करना है, पैसा निकालना है। और वो कैसे बेचेगा? वो अब जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है आईपीओ के बाद जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है। मैंने आईपीओ के अंदर शेयर लिया, मैं कभी भी उसको जाके दोबारा से बेच सकता हूँ एक्सचेंज के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो ये पूरी जर्नी है स्टॉक मार्केट की, ये पूरी जर्नी है शेयर की। इस तरीके से शेयर्स की खरीद बेच होती है, शेयर्स आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँगा कि इसमें अगर किसी को ट्रेडिंग चालू करनी है तो ट्रेडिंग कैसे कर सकता है, और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म में जाना है तो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में भी पूछूंगा। अभी आपने एकदम से नाम लिया आईपीओ का, तो पहले मैं आईपीओ के बारे में ही पूछ लेता हूँ। मुझे याद है कि कोल इंडिया का एक आईपीओ आया था और उस समय ये होता था कि वो भरे जाते थे फॉर्म, ऑनलाइन ये सब नहीं था, डिजिटल। और उस समय
क्या होता था कि आपको पता है कि ये लिस्टिंग होने हैं और अच्छा शेयर है, तो हम लोग 4 फैमिली मेंबर हैं तो चारों के नाम भर देते थे यस कि किसी को मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक 2 को बात, मिल गया तो और अच्छा है। बिल्कुल यही बात है। और मुझे याद है कि वो जस्ट, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं याद है, हो सकता है आपको याद हो, लेकिन वो आईपीओ लॉन्च होते ही मेरा डबल हो गया था पैसा। बिल्कुल ठीक है सर। तो आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इसके कुछ पैरामीटर्स अगर आप बता दें। देखिए, सबसे पहले अभी हमने समझा कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ मैं कब लेके आता हूँ। हमने ये समझा कि आईपीओ लाने के पीछे कारण क्या है। मुझे फ्रेश कैपिटल चाहिए जिससे मुझे अपने बिजनेस को और बड़ा करना है। तो क्वेश्चन ये है सबसे पहला तिवारी जी कि जब मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ तो मैं कब लेके आऊँगा, जब मार्केट के हालात बहुत अच्छे हैं। आजकल मार्केट के बारे में सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मार्केट के अंदर एक नया उत्साह है, रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट के अंदर लोगों की विचारधारा है, मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं। मैं ऐसी मार्केट में आईपीओ लेके आऊँ या जब लोग अच्छा नहीं बोल रहे हैं, मार्केटें गिरी हुई हैं किसी भी कारण से, और मान लीजिए कोरोना आ गया, मार्केटें गिरी हुई हैं और लोगों के सेंटीमेंट उतने अच्छे नहीं हैं, अब मैं आईपीओ लेके आऊँ या मैं आईपीओ के अच्छे हालात में लेके आऊँ। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब मार्केट में लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी सेंटीमेंट्स हैं, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, तब हम आईपीओ लेके आते हैं। मोस्टली कंपनी आईपीओ कब लेके आती है सर, जब मार्केट में सेंटीमेंट्स, विचारधारा बहुत पॉजिटिव है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि हम कब खरीदें, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर। कंपनी तो मुझे पता है उसी समय लाएंगी। जब तक हम कैसे सेलेक्ट करें? जब तक हम ये समझेंगे नहीं सर कि कंपनी किस माइंडसेट से लाती है, किस तरीके से लानी है, तब तक बीइंग ए इन्वेस्टर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें कब उसके अंदर जाना चाहिए। सो माहौल अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। जैसा आपने बोला, कोल इंडिया का एक और आईपीओ आया था सर उसी दौरान, वो था रिलायंस का। जी, अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टर से पूछोगे तो सभी के आंसू निकल जाएंगे सर, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था। बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर एक स्टोरी पॉजिटिव है आप वाली कि जो पैसे डबल हो गए, तो एक ऐसी भी स्टोरी है जो पैसे जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं आईपीओ में अप्लाई करूं या नहीं करूं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि आईपीओ में जब भी कंपनी अपने शेयर ऑफर करेगी, कौन सी वैल्यूएशन पे ऑफर करेगी। आज एक कंपनी है, उसके अंदर शेयर्स हैं, शेयर्स का अपना एक प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपये है, तो कंपनी 100 पे ऑफर करेगी, 80 पे करेगी या 120 पे करेगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जब भी अगर मैं भी अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आऊँगा तो मैं उसको प्रीमियम पे लेके आऊँगा। अगर 100 रुपये प्राइस है तो मैं पब्लिक को क्या बोलूँगा कि मैं 150 का दूंगा आपको। तो क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे मैं 150 का लूँगा क्यों। 150 का आप इसलिए लोगे कि 100 तक लाने के लिए मैंने पिछले 5 साल लगाए हैं कंपनी में, करोड़ों रुपए की कैपिटल लगा रखी है और कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट के अंदर है। तो आपको फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, आपको कंसिस्टेंट बिजनेस मिल रहा है, ग्रोइंग बिजनेस मिल रहा है आपको। तो मैं आपसे आस्क क्या कर रहा हूँ, प्राइस आज शेयर का 100 रुपये है, बट मैं आपसे आस्क कर रहा हूँ आईपीओ के अंदर 150 रुपये पर शेयर। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन के अंदर आईपीओ लेके आते हैं। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर आईपीओ के टाइम पे पैसा डालेगा तो इस बात के ब्राइट चांसेस होते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड उसको नुकसान हो, क्योंकि वैल्यूएशन हाई पे आ रहा है आईपीओ और बाद में शेयर प्राइस अपनी 100 रुपये की वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, तो वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर मैं डाटा की बात करूं पिछले 1 सालों के, तो जितने भी आईपीओ आए हैं, 1-2 को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सभी आईपीओ ने 15 से 20% का लिस्टिंग गेन तो दिया ही दिया है। यानी कि आज मैंने अप्लाई किया आईपीओ, 5वें दिन आईपीओ मेरे को अलॉट हो गया, तो इन 5-6 दिनों में, हफ्ते भर में मेरे को कितना गेन हो गया होगा, किसी में 15% भी हुआ है, किसी में 50% भी हुआ है। तो क्वेश्चन अभी भी वही है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यस, अगर आप छोटा मोटा कोई लिस्टिंग गेन देख रहे हैं 15% 20% का, कि आज मैं अप्लाई करता हूँ, आते ही मैं बेच दूंगा, तो इस केस में ठीक है। बट अगर आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आईपीओ के अंदर नहीं जाना चाहिए।
आईपीओ में कुछ अपर कैप भी होती है कि इतने ही आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ भी? यस एब्सोल्युटली, जब कंपनी कोई भी शेयर लेके हम्म। आती है तो उसका एक लॉट साइज होता है कि आप इतने के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। आपको इतने ही लॉट होगा। पहले शायद नहीं होता था ये, पहले भी था सर, हमेशा ही हमेशा से ही है हमेशा सर। रहा है Yes. ये? ओके। उसका कारण सर ये है कि कोई एक आदमी या कोई एक ग्रुप घुस के कंपनी के अंदर हाँ, उसको मैनिपुलेट या उस तरीके से गड़बड़ न कर सके, ओके, इसीलिए रखा गया कि पब्लिक एट लार्ज की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो विपिन जी, पहले मुझे ये बताइए कि आज का जो पॉडकास्ट है हमारा, जिस विषय पे है कि हमें राइट इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे और मैक्सिमम रिटर्न जहाँ से मिले, क्योंकि आजकल कन्फ्यूज़न बहुत है और हम लोग को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी इतना सिल्वर और गोल्ड को किया हुआ है, अब वो भी इतना बढ़ गया है, तो उस समय सिल्वर और गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट करने में भी डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि सिल्वर गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, शेयर मार्केट में करें या कहीं और? तो हम इसको ऐसा करते हैं तिवारी जी कि हम इन्वेस्टमेंट के जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। सो दैट कि आपके जो लोग देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको समझ में आए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर वो लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं कि उनको बेस्ट क्या सूट करता है। ठीक है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सर फिक्स डिपॉजिट से। अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सेफ्टी बड़ी रहती है उसमें, सेफ्टी, और फिर ये रहता है कि कभी भी हमें ज़रूरत है तुरंत पैसा मिल जाएगा। उसका कारण बिल्कुल आपने ठीक बोला, एक तो लिक्विडिटी है और सेकंड जो आपने बोला सेफ्टी है। मैं सेफ्टी ना बोल के कुछ और बोलना चाहूँगा तिवारी। हाँ, लॉस है नहीं, एक आदत है। आदत है, और वो आदत आई है हमारे पेरेंट्स से। यस, जो जीन्स में आ गई है। यस। तो बेसिकली है क्या कि सबसे पहले मान लेते हैं मैं अपने दादाजी से स्टार्ट करूं, तो मेरे दादाजी ने जो भी पैसे बचते थे वो क्या करते थे, उसको उठा के एफडी कर देते थे। तो मेरे पापा ने क्या देखा कि पैसे जब बचे तो क्या करना चाहिए, एफडी कर दो, एफडी कर देना चाहिए। तो मेरे दादाजी के टाइम पे या परदादाजी के टाइम पे तो शेयर मार्केट थी नहीं, या उतनी प्रचलन में नहीं थी, उतना लोगों को नॉलेज नहीं था। तो जो पापा ने सीखा, पापा ने किया, भाई सेम चीज़ तो मैंने सीखी। तो आज मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्ट, सबसे ज़्यादा सेफ एफडी क्यों लगती है, क्योंकि मेरे दादाजी क्या करते थे। सेफ्टी के पीछे डाटा नहीं है सर जी। सेफ्टी पे रीज़न क्या है, मुझे सिक्योर क्यों लगती है, क्योंकि मैं दादाजी क्या करते हैं, इसका मतलब 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं तो चीज़ गड़बड़ नहीं हो सकती। हाँ। बट अगर हम देखें सर, हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है हमारा पैसा ग्रो करना चाहिए एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। इन्वेस्टिंग के अंदर जो लोगों को रिस्क लगता है, जिसको हम रिस्क बोलते हैं सर, कि मैंने आज 100 रुपये डाला किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो 0 ना हो जाए, यही तो रिस्क है। बिल्कुल। या 100 का 80 ना हो जाए। बिल्कुल। तो एफडी के अंदर इस बात के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो एफडी के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है सर, 7.5, 7, 8 ज़्यादा कहीं चला जाएगा। एवरेज 7 पकड़ लेते हैं सर। ठीक है। एवरेज अगर हम 7 पकड़ रहे हैं एफडी की, तो आज मैंने अगर एक एफडी की 100 रुपये की, तो 1 साल के बाद एफडी की वैल्यू क्या है सर, 1,07,000। 1,07,000 रुपये। आज हमने 1 लाख डाले, 1 साल का उसकी वैल्यू 100 रुपये करी तो 107 रुपये हुई। 100 रुपये की है तो 107 रुपये हो गए, अगर 1 लाख की है तो 1,07,000 हो गए। इंडिया के अंदर हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है। वो 6 के आसपास है मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ। तो 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है। इन्फ्लेशन का अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, आज जो सामान में 1 लाख रुपए का खरीद के ला रहा हूँ, वो सामान आज से 1 साल के बाद 1,06,000 रुपये का मिला करेगा। जी बिल्कुल। सिंपल भाषा में यही सर इन्फ्लेशन। बिल्कुल। तो आज जो पैसा मैंने डाला 1 लाख, वो बन गया 1,07,000। जो सामान में आज खरीदता था 1 लाख का, वो सामान अब मिलेगा 1,06,000 का। तो मैंने नेट कितना कमाया। एफडी के पैसे को मैं क्या करूँगा, कल को तोड़ के कुछ ना कुछ बाय तो करूँगा, सर्विस बाय करूँगा या प्रोडक्ट बाय करूँगा। ठीक है। तो मैंने नेट कितना कमाया, 1,000 रुपया। बिल्कुल। तो मेरी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ सर, 1%। यस। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एफडी के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो साल का 1% है।
सर उसमें भी कई बार कुछ चार्जेस जोड़ लेते हैं और कई बार आईटीआर में हम लोगों का अब वो कट भी जाता है सर। अब उसी पे आ रहा था सर मैं। अब जब बैंक में अब एफडी करोगे 10,000 रुपये से ऊपर की, हाँ। तो उसके ऊपर वो काटेंगे 10% टीडीएस इंटरेस्ट के ऊपर। तो अगर आपको साल का 7% का ब्याज है तो 7 का 10% 0.70 आपका कट गया टीडीएस, इनकम टैक्स कट गया आपका जी। तो अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू आर नियरली ऑन जीरो। जीरो, बिल्कुल। यू स्टैंड नियरली ऑन जीरो। और उसमें भी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ 1 लाख का मेरा 1 लाख है, घटा नहीं है, पैसा सुरक्षित है हमारा। तो बेसिकली सर क्या है कि पैसा तो सुरक्षित अगर आपने रखना ही था तो आप घर में भी रख लेते हैं सर, सेविंग में भी डाल लेते हैं। बहुत से लोग सेविंग में रखते हैं पैसा सर। सेविंग में पैसा रखने का मतलब क्या हुआ सर कि सेविंग का एवरेज ब्याज है 4%। ठीक। तो साल के एंड में 2% आपने अपने घर से बैंक को दिए, इन्फ्लेशन बढ़ा 6%, मिला 4%, दिया 2% हमने, तो हमारे पास से 2% गया सर। ये तो बात हुई सर फिक्स डिपॉजिट। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे है, बिल्कुल सेफ वे है, लोगों की भाषा में, मेरी भाषा में सबसे अनसेफ वे है इन्वेस्टमेंट का। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कमाना तो सीख लिया लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। मैं सर अगर जो आपने बात छेड़ी बीच में, अपनी बात को बीच में विराम देके आपकी बात को एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी महिलाएं जो घरों के अंदर हैं, उन्होंने सपोज पैसा खुद भी हो सकता है कुछ अर्न कर रही हो या हस्बैंड से ले लिया, तो पैसे को मोस्टली वो अकाउंट तक भी लेके नहीं जाती कि हस्बैंड को पता लग जाएगा अकाउंट में इनके 1 लाख रुपए आ गए। हाँ, वो तो अलग से रसोई बैंक जो है उनका, कहीं ये वो आटे के डिब्बे में, कहीं चीनी के डिब्बे में, वो तो हमारी माँ और दादी वो वहां से चला आ रहा है। यस एब्सोल्युटली, हम पीढ़ियों से देखते बारे में, वो भी जीन्स में आ गया है। तो उस पैसे को वो लोग क्या कर रहे हैं, हर साल 6% से घटा रहे हैं। राइट। अगर आप घर में रखे हैं वो पैसे तो 6% से घट रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो अगले साल वो 94 रह गया, 94,000 रह गया। एब्सोल्युटली राइट सर। यस। सो ये आपका पॉडकास्ट देखने के बाद वो लोग समझेंगे कि उस पैसे को उतने ही पैसे हैं, कैसे और बेहतर तरीके से जी उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग सर फिक्स डिपॉजिट पे थे, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे है, बिल्कुल कन्वेंशनल वे है। और जब तक आपका ये पॉडकास्ट कंक्लूड होगा, मैं ये प्रूफ कर चुका हूँगा विद एविडेंस कि ये सबसे अनसेफ वे है इन्वेस्टमेंट का। एक तरीका मैंने आपको वे बता दिया अनसेफ होने का, कि आपका पैसा बेसिकली ग्रो ही नहीं कर रहा, वो आइडल पड़ा हुआ है अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर फिक्स डिपॉजिट हमने डिस्कस किया। फिक्स डिपॉजिट का एक, फिक्स डिपॉजिट तो बिल्कुल ट्रेडिशनल हो गया। फिक्स डिपॉजिट का एक और मॉडर्न भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ओके। कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के आते हैं या फिर गवर्नमेंट के भी आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो मैं फिक्स डिपॉजिट में करूं या फिर मैं बॉन्ड पे करूं। फिक्स डिपॉजिट भी जितना सेफ है उतना ही हमारे बॉन्ड भी सेफ है। फ़र्क क्या है, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग के अपने पॉडकास्ट के अंदर कि अगर आज मुझे पैकेज मिला 20 लाख रुपए का, तो इसका मतलब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है सर, हायर स्लैब 30%। यानी कि उस 20 लाख में से अगर साल के मैंने 10 लाख रुपए बचा लिए, 10 लाख बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हर साल बैंक इंटरेस्ट के ऊपर क्या काटता रहेगा, टीडीएस काटता रहेगा। और उस पूरे इंटरेस्ट के ऊपर 30%, क्योंकि मैं हायर स्लैब के अंदर हूँ, मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, 30% और 30% टैक्स देना पड़ेगा। 10% टीडीएस कट गया है, ठीक, 20% मेरे पास से और जाएगा। तो वही हमारी बात जो पहले से स्टार्ट थी फिक्स डिपॉजिट के अंदर कि हम माइनस पे आ गए, 30% हमने टैक्स दे दिया। ठीक। अब बात करते हैं कि मेरे को शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसा मानते हैं कि मेरा पिताजी बोल रहे हैं भाई शेयर मार्केट तो बिल्कुल नहीं करना, आप बिल्कुल सेफ वाले इंस्ट्रूमेंट में जाओ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि खाली आप क्या करो, फिक्स डिपॉजिट ना करके आप क्या कर सकते हो, आप बॉन्ड ले सकते हो। बॉन्ड में पहला फ़ायदा, आपका हर साल टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, टीडीएस नहीं कटता है। ओके।
अगर आपने 1 साल से ज़्यादा बॉन्ड को होल्ड कर लिया हाँ हाँ तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ओके, वो कितना जिसका रेट है 10%। है? राइट। अगर आप 1 करोड़ की एफडी करके 7 लाख रुपए कमाते, 30% गवर्नमेंट को टैक्स देते, हम्म मैं ये मान रहा हूँ कि आप 30% के स्लैब में हैं, हम्म तो आप 2,10,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देते। ओके अब आपने अपने आप को कहाँ शिफ्ट किया? फिक्स डिपॉजिट से गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है। 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड किया, हम्म अभी भी आपने 7 लाख ही कमाए, हम्म दोनों सेफ हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। हम्म अब आपका टैक्स कितना जाएगा? 10%, 70,000 रुपये। 70,000। तो खाली एक छोटी सी नॉलेज होने से, हाँ इंफॉर्मेशन होने से राइट। कितने पैसे बचा लिए सर आपने? अरे सर काफ़ी बच गए, 1,60,000 रुपये। 1,60,000 बच गए। अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या लॉक इन पीरियड होता है? कोई लॉक इन नहीं है सर। और अगर 1 साल से पहले हमें ज़रूरत पड़ गई तो? फिर तो आप एट पार हो। आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी 30% इनकम टैक्स भरते हैं, आप कभी भी निकाल सकते हो। यहाँ भी आप कभी भी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हैं सारे ये बॉन्ड्स, आप बेच सकते हो। तो इसमें अगर 1 साल के पहले निकालेंगे तो 30% तो नॉर्मल टैक्सेशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ नहीं। हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाने के लिए आपको 12 महीने पूरे करने होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उससे पहले मान लो आज आपने बॉन्ड खरीदा, आपको कल ही पैसे की जरूरत पड़ गई, अब मार्केट में बेच दो, पैसा आपको मिल गया। ठीक अगर है। कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो 30% टैक्स लगेगा, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ओके। और सर इसमें इंटरेस्ट रेट कितना आता है? इंटरेस्ट रेट या तो एफडी के बराबर होता है या एफडी से थोड़ा बहुत ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। नीचे नहीं होता है, मतलब 7 साढ़े 7 से ऊपर ही होगा या बराबर होगा? मतलब बॉन्ड्स के अंदर कैटेगरी वाइज है सर। जो सबसे सेफ मानी जाती है कैटेगरी, उसके अंदर तो वही बैंक के बराबर ही है, 7% तक की है। बाकी 7 से स्टार्ट होके यहाँ बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट 12% तक भी जाता है। तो कुछ आप सजेस्ट कर दें अगर हम लोगों को। हम ऐसा बोलते हैं 1 साल से ऊपर वाले, हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी अच्छे गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर या फिर जो AAA+ रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसके अंदर जो है आप लोग जा सकते हैं। तो अगर आप नाम लेके बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे मान लेते हैं बजाज एक कंपनी है, बजाज फिनसर्व, उसके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो 10.11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। ओके ठीक है। यस। तो एफडी का एक ऑप्शन आपने बता दिया। बॉन्ड्स, पैसा भी सेफ है, रिटर्न भी ज़्यादा है, आपका टैक्स भी, टीडीएस भी 10% पे आप आ गए। यस। और 1 साल से नीचे एफडी कराता कौन है? नहीं कराते सर, कोई मोस्टली नहीं एफडी कराता में वही लोग जाते और हैं। अगर 1 साल से नीचे 365 दिन के नीचे जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता Yes, है। absolutely, फिर आप 6% 5% पे आ जाएंगे। फिर तो आपने इन्फ्लेशन भी जो है कवर नहीं किया, आपने अपने पैसे को डिप्लीट किया, माइनस किया आपने। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है विपिन जी आपसे बात करके। आगे चलते हैं। ठीक है। आपने एफडी का एक अल्टरनेट बता दिया, बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा हमारे घरों में फिक्स डिपॉजिट होता है, हमने फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात की। उसके जो माइनस पॉइंट है हमने वो बात किया। उसका एक अल्टरनेट हमने बात किया कि हम बॉन्ड के अंदर भी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम सेफ्टी है, सेम सिक्योरिटी है, रेट ऑफ रिटर्न एफडी से थोड़े से बेटर हैं, एफडी से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है। सेकंड, अगर ट्रेडिशनल वे की बात करें, ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा चलता है गोल्ड के बाद, मतलब अगर हम बात करें एफडी के बाद तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी। राइट। प्रॉपर्टी भी हमने कहाँ से देखा है? हमने अपने दादा परदादा से देखा है। पैसे बच गए, हाँ, घर के पास की, घर से दूर की कोई भी चीज़ मिल रही है, कोई भी लैंड मिल रही है, कोई कुछ मिल रही है, हाँ, ले लो। तो आज भी हमारे माइंड में क्या है कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग का प्रॉपर्टी। क्या आप बात कर रहे हैं? सबसे वर्स्ट। अरे इसका कारण बताता हूँ सर आपको। ओह, ये आप अगर मुझे कन्विंस कर ले गए आज इस पे, तो भाई प्रॉपर्टी पे ही सारा कुछ खेल हमने कर रखा है। बताइए आप। सो अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी सबसे वर्स्ट क्यों है, हमने बात की कि हमारे जो दादा परदादा हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करते थे। ठीक है। तो मैं अगर ऐसा मानूँ, मैं अपने दादा तक भी जाऊँ, अगर आज से तकरीबन 50 साल 60 साल पहले जाऊँ, तो मेरे दादाजी ने सर किस में इन्वेस्ट किया होगा? प्रॉपर्टी के अंदर, लैंड के अंदर, फ्लैट के अंदर, ठीक है, या फिर अपार्टमेंट के अंदर। नहीं, दादाजी के टाइम में तो थे नहीं फ्लैट, अपार्टमेंट थे, एग्रीकल्चर खेत लेते थे या फिर आपका प्लॉट वगैरह ले लिया। यस। इंडस्ट्रियल भी इतने नहीं होते थे उस समय। जी। तो जो लैंड होती थी
लैंड की जो ग्रोथ रेट है, एप्रिसिएशन जो है वो हमेशा बेटर होती है। ठीक। आज जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आप और मैं दिल्ली और नोएडा जैसी जगहों, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आज अगर हमें लेना है तो हम क्या लेते हैं प्रॉपर्टी के अंदर? फ्लैट में जाएंगे, फ्लैट ही इन्वेस्ट करते हैं, चाहे रहने के लिए लें, चाहे हम बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लें। क्या लेते हैं सर? हम फ्लैट लेते हैं। फ्लैट का मतलब क्या हुआ सर? वो फ्लैट बिल्डर ने किसी मेरे दादा से, किसी मेरे परदादा से परचेज किया होगा, उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा और अपना एक अच्छा मार्जिन जोड़ेगा, उसके बाद उसको मार्केट में निकालेगा। ठीक है। तो यानी कि मैं आज लैंड तो ले नहीं रहा, प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ सर? फ्लैट ले रहा हूँ। फ्लैट जब मैं ले रहा हूँ तो उसके अंदर जो क्रीम थी वो मेरा बिल्डर पहले ही ले चुका है। अप्रिसिएशन जो मेरे को मिलनी चाहिए मेरा बिल्डर पहले ही ले रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट वो बेचेगा नहीं, अच्छे प्रॉफिट में बेचेगा। जितना बड़ा बिल्डर उतने अच्छे प्रॉफिट में बेचेगा। राइट। अब मानते हैं कि आज मैंने दिल्ली एनसीआर में सर 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, तो कितना रेंटल एक्सपेक्ट करूँ? मुझे इन्वेस्ट करना है। रेंट कितना आ जाएगा मुझे ऑन एन एवरेज? 1 करोड़ का मेरे ख्याल से 2 BHK ही आ पाएगा अगर अच्छी जगह लेते हैं। 1 करोड़ में अप्रॉक्सिमेटली 2 BHK आएगा, अच्छी जगह लेते हैं। और रेंट मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार के आसपास, 25,000 रुपये मेरे ख्याल से, 30,000 25,000। तो एक समझने के लिए 25,000 रुपये पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो 25,000 इंटू 12 साल का मुझे 3 लाख का रेंट आना स्टार्ट हो गया। अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट 30,000 आ गई सर? अब 3 लाख आ रहा है, 3% हो गया। 3% मेरे को ठीक है रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। मैंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया जी। अभी तक हमने एफडी देखा है, एफडी के अंदर नॉन एवरेज 7% की रिटर्न है हमारी। हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एफडी से कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाए जो सेफ हो, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर पाएँ। तो हम सेकंड ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी रिटर्न कितनी है सर? 3% साल की। ठीक है। इसके अंदर मैंने ये माना है कि मेरा फ्लैट कभी भी खाली नहीं रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। बीच में टेनेंट जा सकते हैं। कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई प्रिपेयर नहीं होगा। मेरा टेनेंट जब जाएगा तो बढ़िया से सजा के छोड़ के जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। वो नहीं पॉसिबल है। तो अगर मैं उसको कंसीडर कर लूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 लाख में से कम 50,000 से 1 लाख रुपया वैसे ही उसमें से कट जाएगा, माइनस होके आएगा। हो सकता है खाली हो जाए फ्लैट, हो सकता है खाली होने के बाद 3 महीने खाली ही रहे। तो अगर मैं सही से CAGR पकड़ूं, जो फैक्चुअल CAGR है वो तकरीबन 2% बनेगी सर हमारी। साल का 2% में कमा रहा हूँ। अब सेकंड चलते हैं। लोग जिसलिए लेते हैं, रेंटल तो एक पर्पस होता है, उसके साथ में एक पर्पस होता है एप्रिसिएशन, रेट बढ़ते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा है कि मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी ली थी 1 लाख रुपए की, उन्होंने 1 करोड़ की बेची। वो बात अलग है कि उन्होंने लैंड लिया था, हम फ्लैट लेते। तो तिवारी जी, अगर हम एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का हमने 5 साल पहले लिया होता, मान लेते हैं, आज क्या वैल्यू होती है आपके हिसाब से सर उसकी? 5 साल पहले लिया है तो मेरे ख्याल से 2 के आसपास या 2.5 के आसपास हो जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि तकरीबन 2, पौने 2, 1.5 डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। एरिया कौन सा है आपका? तो कई अब NCR की यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैं इसमें काम भी करता हूँ प्रॉपर्टी का। NCR की अगर बात करें तो गुड़गांव का जो हाल था, अगर 10 साल पहले आपने लिया होता फ्लैट तो वहाँ पे सर 1 साल में भी डबल हुए हैं। 8 महीने में भी डबल हुए हैं पैसे। ठीक है। और उसके बाद फिर जब नोएडा डेवलप किया, आज से मान लीजिए कि आप 6-7-8 साल पहले, तो नोएडा का भी सर यही हमने देखा है। बिल्कुल ठीक है सर। और वही हाल अब फरीदाबाद का हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पर है। फिर भी हम चलिए मान लेते हैं कि डबल हो गया 5 साल में, आपका 1 करोड़ वाला 2 करोड़ का हो गया। हम तिवारी जी, जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम ऐसा हम मानते हैं कि हम एक लॉन्गर हॉरिजन में जा रहे हैं। चाहे हम गोल्ड की बात करें, जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें तो पिछले साल 60-70 हज़ार के आसपास था, आज 1,70,000 है। तो पैसा डबल से ऊपर हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि गोल्ड के अंदर हर साल पैसा डबल होता है? आंसर इज नो। नहीं, दिस इज एक्सेप्शनल पीरियड। किसी बिल्डर के पास जाके मैंने कोई फ्लैट लिया और वो बिल्डर नाम बहुत था एरिया के अंदर, मान लेते मेट्रो डिक्लेयर हो गई, तो फ्लैट मेरा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो बट क्या फ्लैट में 2 गुना 3 गुना होता है क्या? आंसर इज नो। तो जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं सर? एक लॉन्गर हॉरिजन कि मैंने आज एक फ्लैट बाय किया, मैं लंबे टाइम रखूंगा, रेंटल में एंजॉय करूंगा। चलिए,
तो अगर मैं डिसेंट एक रेट पकड़ूं जितना मैंने स्टडी किया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज 5 साल पहले एक फ्लैट अगर 5 साल पहले लिया गया था, तो उसके अंदर जो एप्रिसिएशन है 50 लाख का है, तकरीबन 1.5 करोड़ का, एक 60 का, एक 45 का, इसी के आसपास है। मेजोरिटी जो है, कुछ एक ऐसे हैं जो डबल भी हो गए, ट्रिपल भी हो गए, तो हम एक मेजोरिटी अगर पकड़े तो तकरीबन 1 करोड़ का फ्लैट 1.5 करोड़ का हो गया है। क्या अगले 5 साल में 1.5 का 2 हो जाएगा? चांसेस है कि हो जाना चाहिए, इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रहा है। अब अगर मैं इसकी CAGR निकालूं कि 1 से 1.5 हो गया है, तो किस CAGR से, किस रेट से मेरा पैसा बढ़ा, तो तकरीबन 6.5% की CAGR आती है। तो 6.5 मैंने यहाँ कमाया और 2% वहाँ कमाया, 2% वहाँ कमाया, हाँ टोटल 8.5% ऑन एन एवरेज में कमाऊंगा। ठीक है। और ये भी मैं 8.5 बोल रहा हूँ दिल बहुत बड़ा करके। अगर हम फैक्चुअल निकालने जाएंगे तो ये रिटर्न आपको FD के आसपास ही मिलेगी। तो कई बार जब ज़रूरत होती है बेचने की, पैसे की, यस तो बिकता नहीं है। यस। तो सर हमने एक फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया हमने 5 साल पहले 1 करोड़ का लिया, और वो आज 1.5 करोड़ का है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 6.5% के हिसाब से अपना पैसा बढ़ाया, 2% का मैंने रेंटल लिया, तो टोटल मेरे को 8.5% रिटर्न मेरे को आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो बाकी सारी और कंटिजेंसीज निकाल दूं कि फ्लैट खाली भी रहेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है, सब चीज़ें हैं, तो ऑन एन एवरेज 7-7.5%, 8% के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी में पैसा डालता हूं तो मेरा पैसा बढ़ सकता है। तो यानी कि मैं FD के बराबर ही हूँ। FD में और प्रॉपर्टी में डिफरेंस एक ही है। FD में 1000 रुपये की भी कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी में 1000 रुपये की बाई नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे को ठीक है, बड़ी कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसने पिछले 1 साल के अंदर पैसे को डबल ट्रिपल किया है, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, हम शॉर्ट पीरियड के रिटर्न की बात नहीं करते। शॉर्ट पीरियड हमेशा हमें गुमराह करते हैं। क्या गोल्ड के अंदर हर साल पैसा डबल होता है? आंसर इज नो। तो अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊं गोल्ड के, और मैं देखूं कि अगर मैंने 1980 में 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता, रो गोल्ड, और आज तक मैं होल्ड कर रहा होता, तो कितना पैसा बना होता? 1980 में 1 लाख का गोल्ड लिया, आज तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो वो 1 लाख रुपए तकरीबन बन गया होता मेरा 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अच्छा, अब मैं CAGR की बात करूँ, किस CAGR से मैंने गोल्ड के अंदर पैसा कमाया, तो CAGR है 9.9%, यानी कि 10% के आसपास से मैंने पैसा कमाया। वो भी 10% कैसे आया? क्योंकि पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। रियल में CAGR निकालूं गोल्ड की तो तकरीबन वही आएगी 7.5-8%। ओके, यस। तो जो तीनों ट्रेडिशनल हमने मेथड डिस्कस किए, उसके अंदर अपना जो पैसा बनता है वो बनता है राइट 7.5, 8, 7.5, 7, 7.5, 8। आपने 1980 से लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी लास्ट 5 ईयर का लें, 2020 से और 2025 का, तो कितना निकलेगा? का भी लेंगे सर तो तकरीबन 11-11.5 का आएगा CAGR। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जब से ये कोविड आया, जब से ये यूक्रेन वॉर स्टार्टेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोल्ड सबसे सेफ एसेट क्लास माना जाता है, सबसे लिक्विड एसेट क्लास माना जाता है। तो जब भी कोई वार लाइक सिचुएशन बनती है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो गोल्ड थोड़ा तेज़ी से ग्रो करता है। ओके, यस। चलिए, गोल्ड का फ्यूचर कैसे रहने वाला, ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। पहले आप कंप्लीट कर लीजिए ये। तो गोल्ड से मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मानना चाहिए कि 9.99 की CAGR है, लिक्विडिटी है। हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप पे और आपके व्यूअर्स पे छोड़ूंगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाला विषय है। तो इसलिए पैसा डूब जाता है। यस, पैसा डूब जाता है, पैसा जुआ है, कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर मैं अपने पापा से पूछूंगा कि पापा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो पक्का मुझे अपनी कसम देके बोलेंगे कि तुझे मेरी कसम है, तूने क्या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा मैंने हजारों लोगों को देखा है डूबते हुए। यस, मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। एब्सोल्युटली। तो समझते हैं कि क्या शेयर मार्केट के अंदर सही में पैसा बर्बाद होता है क्या?
हम बात कर रहे थे कि अगर गोल्ड के अंदर मैंने 1980 के अंदर पैसा डाला होता तो आज 1 लाख रुपए का 1 करोड़ 1 लाख रुपए बन गया होता। ठीक है। 9.9% के हिसाब से मेरा पैसा बढ़ा होता। ठीक है। अब बात करते हैं अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला होता 1980 के अंदर तो आज मैं कहाँ पे खड़ा होता। जी। शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहला जो इंडेक्स लॉन्च हुआ जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं वो लॉन्च हुआ 1979 के अंदर। सेंसेक्स क्या है? बेसिकली इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स का एक बंच जिसको हम लोग सेंसेक्स का नाम देते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ तो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ। आज सेंसेक्स जो है तकरीबन 86,000 रुपये का है। 86,000? यस। ओके। तो अगर मैंने 1 लाख रुपया सेंसेक्स में डाला होता और आज तक वो पड़ा होता मेरे पास गोल्ड की तरह तो वो मेरा पैसा बना होता तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख रुपए। वाह। CAGR हाँ। 15.6। 15.6? यस। ओके। तो अभी तक जितने भी आपने बताए उन सब में हाईएस्ट है। एब्सोल्युटली। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, नहीं इसमें तो मैं डूब जाऊंगा, इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, पैसा मेरा खत्म हो गया तो, मार्केट डूब गई तो। मैं सर ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया के टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। इंडिया की बिगेस्ट 30 कंपनीज जिसको हम लोग ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। और जबकि सर उनके रिटर्न्स कम आते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। उसी पे आ रहा हूँ सर, अभी एक स्टेप और आगे आपको लेके जाऊंगा सर, आपको सुनने में और मजा आएगा जी। सो अगर मैंने सेंसेक्स में डाला पैसा तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये मेरा पैसा सेफ है क्या सर? इसकी सेफ्टी हम 2 तरीके से इंश्योर करते हैं। सबसे पहला कि मैं इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ, यानी कि कुछ भी होता रहे मेरे पैसे टॉप 30 कंपनीज में रहेंगे। आज रिलायंस अच्छा कर रही है, वो टॉप 30 का पार्ट है। कल को रिलायंस अच्छा नहीं करेगी, वो बाहर निकल जाएगी, कोई एक्स कंपनी अंदर आ जाएगी, दूसरी आएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर है कौन बाहर है, मैं हमेशा टॉप 30 में ही इन्वेस्टेड रहूँ। तो अगर 1980 से लेके आज तक पैसा इस रेट से बढ़ा है, 15.66% के रेट से बढ़ा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फ्यूचर में हम सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, चीज़ें डिजिटल जा रही हैं। जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पहले रिटेल का पार्टिसिपेशन आज से 10 साल पीछे हम जाएंगे सर ऑलमोस्ट 0 था, तो भी इस तेज़ी से पैसा बढ़ा है। तो जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ऊपर ना जाए, कम से कम इस स्पीड से तो पैसा बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी मैंने आपको पहले बताया कि हम टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जो कि अगर हम GDP देखें तो इंडिया की टॉप GDP क्या है सर? GDP क्या है? बेसिकली इन्हीं 30 कंपनीज का ही प्रोडक्शन तो है GDP, यही तो प्रोड्यूस कर रही है सबसे ज़्यादा। सेकंड सेफ्टी आती है कि FD सेफ है क्या मार्केट सेफ है? FD जो हम लोग कर रहे हैं सर, वो पैसा कहाँ पे जा रहा है सर? FD हम लोग कितने % पे कर रहे हैं सर? अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो 15% 16% कमा क्यों रही हैं, और पिछले कई सालों से लगातार क्यों कमा रही हैं? मैंने FD किया 7% पे, बैंक उस पैसे को क्या करेगा सर? अपने पास रखेगा, लोन देगा। हाँ। सबसे ज़्यादा लोन कंज्यूम कौन करते हैं? मैं और आप, या फिर रिलायंस और टाटा? रिलायंस टाटा। तो सबसे ज़्यादा लोन वो कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब बैंक जिसको हम सेफ मान के FD कर रहे हैं 7% पे, बैंक उन पैसे को उठा के किसको दे रहा है? उन्हीं रिलायंस टाटा को दे रहा है। किस रेट पे दे रहा होगा सर? 10% 11%, एवरेज 11% का रेट है। ठीक। अब जब तक रिलायंस टाटा यानी कि ब्लू चिप कंपनीज 16% 17% नहीं कमाएंगी, वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। अगर वो 12% के हिसाब से कमाएंगी तो उनके तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई। बिल्कुल। यही कारण है कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज का जब आप लंबे टाइम का CAGR देखोगे तो आपको 15-16 मिलेगा। और सेफ्टी की बात करें, जितना आपका पैसा बैंक में FD में सेफ है, ऑलमोस्ट उतना ही सेफ यहाँ पे भी है। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब मैं सेफ की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगर आप आज पैसा डालोगे और 1 साल बाद सोचोगे कि सेफ है, नहीं सेफ है। शेयर मार्केट का मतलब वो पैसा जो आपने डाला है अगले 5 से ज़्यादा सालों के लिए, 10 साल 15 साल 20 साल। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है ये डर पैदा करने में। बिल्कुल डर पैदा करता है। कैसे हेडिंग लगाते हैं NSE में
500 पॉइंट नीचे गिरा सेंसेक्स, 2 लाख करोड़ स्वाहा, 40,000 रुपए डूबे इन्वेस्टर के। 2 लाख अब जो करोड़ स्वाहा, स्वाहा। 5 अब लाख बताइए, करोड़ स्वाहा। अब जो पेपर पढ़ रहा है, अब वो अपने बच्चे को क्या समझाएगा? वही तो क्या, Absolutely. 40,000 करोड़ डूब गए, तो ये मैसेज क्या जा रहा है? अब उनको नहीं पता कि भैया ना किसी के डूबे हैं ना किसी के आए हैं। उसका भी अगर हम डिटेल में जाएं, आम जनता को जानना जरूरी है कि जब बोला जाता है 2 लाख करोड़ स्वाहा, हाँ, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत सिंपल है कि आज मैंने 100 रुपये का एक शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था, शाम तक वो शेयर 10% गिर गया, तो मेरी वैल्यू 100 की 90 हो गई, बट क्या मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया क्या? नहीं, मैं 90 पे बेचने वाला ही नहीं हूँ। आज सर हम एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, कल को एरिया के अंदर कोई निगेटिविटी आ गई, कोई कुछ भी है, वो प्रॉपर्टी हो गई 80 लाख रुपए की, मुझे 20 लाख का लॉस हो गया क्या? नहीं, मैं तो प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, होती रहे 80 लाख रहे, 70 लाख रहे, 2 करोड़ हो जाए। तो सेम जब हम शेयर्स के अंदर भी लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो यहाँ भी कोई लॉस नहीं है। चलिए विपिन जी, आपने जो ऑप्शंस बताए उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो आपका गेन हो रहा है वो शेयर मार्केट में ही है, अप्रॉक्सीमेट 15.6% का आपने रिटर्न बताया। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछता हूँ, अगर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करे, कहाँ पे करे और कब करे? शेयर मार्केट के अंदर अगर आप नए हो और आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बढ़िया, सबसे सेफ ऑप्शन है निफ्टी इंडेक्स फंड, ओके, या फिर सेंसेक्स। निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर जो CAGR है वो तकरीबन 14 से 15% की है। निफ्टी इंडेक्स फंड है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बंच। ओके, सेंसेक्स की CAGR 15 से 16% की है। सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज का बंच। तो अगर आप नए हो, आप मार्केट को बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं समझते, तो आप आंख बंद कीजिए और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इसमें पैसा डाल के छोड़ दीजिए। आपको और आपके व्यूअर्स को खाली एक ही चीज़ में बोलना चाहूँगा कि इसमें वही पैसा आप डालें जिन पैसों की आपको अगले 5 साल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है उस पैसे की ज़रूरत आपको अगले 2 साल में, अगले 3 साल में पड़ सकती है, तो आपको उस पैसे को बॉन्ड के अंदर या फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखना चाहिए। ओके सर, एक और मुझे बता दीजिए, ये आपने जो बताया सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स फंड, ये कैसे ले सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। जैसे आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए इसके लिए? आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल शेयर बाय करते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ओके, ये भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, 100% ट्रेडेबल है। आपने आज लिया, आप कल बेच सकते हो। प्राइस गैप का आपको देखना पड़ेगा। आज आपने 100 रुपये का लिया, कल किसी कारण से 99.99 का है, तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। 100% लिक्विड है, कभी भी बेच सकते हो। राइट। आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर नहीं खोलना है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। वहाँ से भी ले सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। ओके, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिटर्न दोनों में सेम है? रिटर्न दोनों में लॉन्ग सेम है, टर्म सब में? कुछ सेम है। लॉन्ग टर्म में सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। राइट। एक सवाल बहुत कॉमन है और सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी है। हमारे पास में जो कुल संपत्ति है, अचल संपत्ति की अगर मैं बात करूं, चल संपत्ति की, सॉरी, उसका कितना पार्ट, हमें कितना परसेंटेज एक इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए? ठीक है। और वो इमरजेंसी फंड कहाँ पर रखना चाहिए जिससे हम तुरंत उसको कैश करा सकें? ठीक है सर, जब भी हम बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी का बहुत सिंपल मतलब है कि ऐसा फंड जो आप अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपके जो बेसिक खर्चे हैं, आपके जो बेसिक नीड्स हैं, आपकी जो EMI जा रही हैं, आपके बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, आपके राशन के खर्चे, वो सारे खर्चे उसके अंदर कवर्ड हो जाएं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो मेरे पास इमरजेंसी फंड कम से कम 6 लाख रुपए होना चाहिए, यानी कि मेरी 6 मंथ की 6 मंथ की अर्निंग के बराबर। ओके। क्योंकि कोई भी सेटबैक आएगा, सपोज अचानक से मेरी जॉब चली गई, अब मेरे को नई जॉब ढूंढनी है, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए। अचानक से कोरोना आ गया, हो सकता है 4-5-6 महीने लग जाए कोरोना को जाने में, और मेरी जॉब छूट जाए उसको वापस मिलने में, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो मिनिमम 6 महीने का पैसा जो है, 6 महीने के इनकम का पैसा हमारे पास उस इमरजेंसी फंड के अंदर होना चाहिए। ओके। सेकंड,
उस फंड को रखना कहाँ चाहिए? क्या मैं शेयर मार्केट में अंदर डाल दूं क्या? 16 फंड का CAGR ले लूं क्या? आंसर इज नो। नो। इमरजेंसी फंड वो फंड है जिसकी जरूरत हमें रातों रात कभी भी पड़ सकती है। तो वो हमारा फंड जो है आप बॉन्ड के अंदर डाल सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर डाल के छोड़ सकते हैं। ओके सर, एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, एफडी तो हम तुरंत इनकैश करा सकते हैं, मतलब अब तो ऑनलाइन ऐप भी हैं, हम खुद भी बॉन्ड के अंदर भी सेम है। बॉन्ड के अंदर कैसा रहता है? एग्जैक्टली सेम, ऑनलाइन ऐप है, आप एनी टाइम यू कैन रिडीम। ओके, तो प्रोसेस इज सेम, आप कभी भी उसको रिफंड करा सकते हैं, लेकिन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा बेटर है, टैक्स एफिशिएंट है। हाँ, टैक्स भी आपका 10% जा रहा है लॉन्ग टर्म में, राइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मान लीजिए कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब पेपर वाला गोल्ड कैसे ले सकते हैं, और पेपर वाला फिजिकल लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, घर में रखेंगे या बैंक में रखेंगे लॉकर में, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या कुछ रेट अलग अलग होते हैं? इसके बारे में अगर आप बता दें। सर गोल्ड बहुत सिंपल है, आप दो तरीके से ले सकते हैं, आप फिजिकल ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसको हम लोग गोल्ड ETF के नाम से जाते हैं। गोल्ड ETF, ठीक, सिल्वर ETF, दोनों के अंदर ETF अवेलेबल है। रेट और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, आप फिजिकल गोल्ड लेंगे तो आपको अपने घर में रखना पड़ेगा, आपको अपने लॉकर में रखना पड़ेगा, जहाँ पे उसको चोरी होने का या और तरीक़ों का खतरा है। आप ऑनलाइन गोल्ड लेके, डिजिटल गोल्ड लेके अपने डीमेट अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। रेट और बाकी सब कुछ, रेट इंक्रीमेंट, रेट डिक्रीमेंट, एवरीथिंग इज सेफ। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज, क्योंकि ज़माना चेंज चुका है, पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप गोल्ड को जो है ETF की फॉर्म में ले पाएँ, ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में ले पाएँ, इसलिए आप मजबूरी थी हमारी फिजिकल में लेके अपने घरों में, अपने लॉकर्स में रखना। बट आज बेस्ट ऑप्शन आपके पास है गोल्ड ETF। आप जितना मर्जी बाय कीजिए, 10 रुपये का कीजिए, 10 करोड़ का कीजिए, अपने डीमेट में रखिए, कोई चैलेंज है नहीं कहीं से कहीं। इसकी SIP भी करा सकते हैं? इसके SIP भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रोज़ लगाने हैं 5,000, आपको रोज़ लगाने 5,000 आप ले सकते हैं, बिल्कुल आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपका ROI बेटर हो सकता है। आप हर 15 दिन की SIP लगा सकते हैं, महीने की SIP लगा सकते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप? अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो SIP सर हमेशा मंथली करनी चाहिए, डेली ना करके। उसका कारण क्या है कि उसमें एवरेजिंग का बेनिफिट सबसे अच्छा आता है। मंथली करें? यस। अच्छा, इसमें कुछ सर्विस चार्जेस भी कटते हैं? सर्विस चार्ज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत थोड़े होंगे, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है सर, एक सवाल मेरे मन में आया। आपने जो रिटर्न्स बताए सेंसेक्स के और निफ्टी के, वो 15-16% बताए। अब मैं एक फ़नी भी लगेगा आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपसे कहूँ कि तिवारी जी को ज़रूरत है लोन की, और मैं लोन मुझे मिल रहा है 9%, 10% में बैंक ऑफर कर रही, खूब भर भर के फ़ोन आते हैं मुझे, बिल्कुल आते हैं। तो अब मैं 9-10% पे अगर लोन उठा लूँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ 15-16 में, तो 4-5% बच सकते हैं? सर देखिए क्या है, बिल्कुल बच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसा करना चाहिए, तो आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो क्या करते हैं कि मेरे को लोन 12% पे मिल रहा है और मैं शेयर मार्केट से महीने का 2% कमा सकता हूँ, 3% कमा सकता हूँ। ऐसी बहुत से लोगों को गलतफहमी है। तो कभी भी लोन लेके सर शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं डालना चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया कि 15% का CAGR मिल रहा है आपको सेंसेक्स के अंदर, 15-15.5% का। लोन अगर आप ले लें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जाओगे तो आपको 10%, 11% पे मिल जाएगा। 5% का गैप है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो गैप है, गैप तो है, लेकिन आपको उस लोन की EMI भरनी है, EMI आपको अपने पास से भरनी है। सेकंड, ये भी पॉसिबल है कि अगले 5 साल मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा ही ना। हम 1980 से लेकर आज तक की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सा पीरियड ऐसा भी है कि 5 साल मार्केट वहीं की वहीं रही, जहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसी के आसपास। तो आप तो 1 साल बाद ही आपको क्या लगेगा कि ये तो डिसीजन गलत हो गया, गलती से मार्केट 5% करेक्ट हो गई, मतलब 5% नीचे आ गई, तो आपको क्या लगेगा, मैंने 1 करोड़ का लोन लेके डाला, EMI भर रहा हूँ, इंटरेस्ट भर रहा हूँ, यहाँ पे पैसा 95 लाख रह गया। बिल्कुल। तो हम हमेशा मार्केट में इमोशनल होके इमोशनल डिसीजन क्या लेंगे फिर कि यार 1 करोड़ का ये जो हमने ले रखा है इसको बेचो 95 लाख पे, 95 लाख आएगा, 5 लाख आप अपने घर से मिलाओगे, 1 करोड़ का लोन बंद करोगे। आप पूरे एपिसोड में हुआ कि आपको नेट लॉस क्यों हुआ? आपने इमोशनल डिसीजन लिया। आपने इमोशनल डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो पैसा जो आपने लगाया मार्केट में, आपका अपना पैसा नहीं था। नहीं, ये तो काट दिया फिर मैंने। लालच बुरी बला है, इससे दूर रहें। ठीक है सर,
एक लास्ट मैं सवाल आपसे ले लेता हूँ कि अगर किसी को ट्रेडिंग चालू करनी हो, मुझे एक ज़माने में बहुत शौक था और मैं आपको बताऊँ उस समय ये सब ऐप नहीं होते थे। Yes. उस समय शेयर ब्रोकर होते थे, फिजिकल जमाना हुआ फिजिकल होते थे और वो करते थे। Yes. खैर, तो मुझे बताइए अगर किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो आप क्या सलाह देंगे? सर, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। पहला, क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया क्या? कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। सेकंड, जो आपके जीवन के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स क्या हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, जब बड़े होंगे तो 20-21 साल में उनकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी हायर कोर्स में जाएंगे तो 26, 27, 28 के होंगे, उनकी शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तीसरा, मैं कल को बूढ़ा होऊंगा 60-65 साल का, मेरे को रिटायर होना, उसके लिए मेरे को रिटायरमेंट फंड चाहिए। तो अगर मैंने तीनों अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए इमरजेंसी फंड बना लिया है, तीनों लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए मैंने SIP चालू कर रखी है और SIP कॉन्टिन्यूस रहेगी, और थर्ड, मैंने शेयर मार्केट की एडिकेट नॉलेज ले ली है कि मैं ट्रेडिंग करूँगा तो फ़ायदा ही होगा मेरे को, तो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यस, लेकिन कितने पैसे की? मानते हैं कि आपके पास 100 रुपये है जिससे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप स्टार्ट 10 रुपये से कीजिए। अच्छा। आपने पहले 6 महीने की रिटर्न देखिए, सेंसेक्स बिना कोई काम किए आप पैसा डालो और जाके सो जाओ। लंबे पीरियड में आपको 15.5% का रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको 6 महीने में चेक क्या करना है कि आपने 7.5% कमाया क्या, 6 महीने का टोटल, यानी कि महीने का 1% के आसपास। अगर आपने मार्केट को बीट कर दिया, इसका मतलब मान लो आपने 10% कमाया, 15% कमाया, 20% कमाया, इसका मतलब क्या है? आपने मार्केट को बीट कर दिया, तो यस, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा और पैसा बढ़ा लीजिए। सर, मेरे 1-2 दोस्त हैं, मैं आपको बताऊं, पहले ये नहीं था, अब वो आ गया है ना, पुट और ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन, हाँ, वो सर सुबह जो मार्केट खुलती है जब 9:40 पे, वो 11 बजे कहते हैं कि मैंने 2,000 रुपये कमा लिए, मेरे आज के दिन का खर्चा निकल आया। बिल्कुल ठीक है सर। और उसके बाद वो देखते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक सजेशन दूंगा, आप उनसे बोलना अपने पिछले 3 महीने का प्रॉफिट लॉस शेयर कर दो मेरे को, 2,000 रुपये प्रॉफिट वाला। तो आपको जान के हैरानी होगी, जब प्रॉफिट लॉस देखोगे उसमें पक्का लॉस होगा, लॉस आएगा 100%। मैं सुन रहा था एक दिन, पता नहीं अब वो उनका नाम लेना, हालांकि वो बहुत बड़े एंकर हैं बिजनेस न्यूज़ चैनल के एक, उन्होंने बोला था एक बार कि आज तक ट्रेडिंग से किसी ने पैसा कमाया हो और 10 साल 20 साल बाद उसने अपना अगर कैलकुलेट किया हो, तो मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहते मैंने 20% 10% मैं प्रॉफिट पे रहा। बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल ही नहीं है सर। आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं जो दुनिया के दिग्गज हैं, इंडिया के दिग्गज साल का 15.5% की CAGR से पैसा कमा रहे हैं। मतलब अगर मैं अपना सेंसेक्स की बात करूं, 15.5% का CAGR है, तो मेरा CAGR थोड़ी सर, मुकेश अंबानी का CAGR भी वही है, टाटा का CAGR भी वही है, हाँ, सही बात अडानी का CAGR भी वही है, सही बात मैं है। उनके बराबर CAGR कमा रहा हूँ। हाँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि तिवारी जी को लगता है कि मैं 15.5 नहीं, मैं तो 25% के CAGR से पैसा कमा सकता हूँ। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो रिलायंस कंपनी क्या बहुत से लोगों को हायर नहीं कर लेती कि 25% CAGR वाले आ जाओ, 40% से कमाने वाले आ जाओ, तुम सब मेरे लिए काम करो। कर सकते थे ना, राइट, नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल। आज बैंक हमें पैसा 8% पे दे रहा है, होम लोन लैब 11 पे दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो क्यों नहीं हायर कर लेता MBA फाइनेंस वाले बंदे कि तुम 40% की CAGR से पैसा कमाओ, 25% की CAGR से पैसा कमाओ, ट्रेडिंग करो? नहीं कर रहा ना, वो कितने में पैसा दे रहा है? वो 8 पे दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मेन काम लैंडिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। और दुनिया के दिग्गज अगर 15.5% के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, या मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता हूँ जो 40% 25% की CAGR से पैसा कमा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आज आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए भी बहुत नॉलेज लेके आने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। हेल्थ वेल्थ स्पिरिचुअलिटी को समर्पित मेरा चैनल यानी कि तिवारी जी टॉक शो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसके जवाब विपिन जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आगे आने वाले आप पॉडकास्ट किन विषयों पर देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए, और अपनी सेहत का
बहुत बहुत ध्यान रखिए।